तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाइट में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जो कि हमारी सीबीएसई का इस साल बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने जो पिछले साल अपने बोर्ड के पैटर्न में चेंजेस किए थे, उन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उन डेप्थ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज हम लोग सीबीएसई में क्लास 10th, अब ये बोर्ड चाहे सीबीएसई के लिए मान लो, चाहे एमपी, सीबीएसई मान लो या फिर एमपी बोर्ड, दोनों के लिए ही ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास 10th के पर्पस के लिए, क्लास 10th आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्लास आपको 95% स्टोर करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बिना कोई वीडियो मिस किए, बिना किसी भी पार्ट को मिस किए, हर एक पार्ट, हर एक कंसेप्ट दूसरे से लिंक रहता है, तो देखते रहिए, बने रहिए और पीछे की वीडियोस को स्किप मत करना। हालांकि आज अपनी पहली क्लास है, चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिलेबस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना, डेली आपको कंटिन्यूटी मिलती रहेगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो यूट्यूब से फ्री में अगर कोई क्लास मिल रही है तो दैट इज ऑन वाइट। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आखिर है क्या, क्योंकि चैप्टर का जो नाम दिया गया है, अगर हमें चैप्टर का नेम ही पता नहीं होगा तो भाई हम कैसे जान पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है आगे, हम कैसे अपने माइंड का मेकअप कर पाएंगे। आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानेंगे, क्या होती है, कैसे होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं, जिन बेसिक्स के बेसिस पर हम बता पाएंगे कि आखिर इस चैप्टर में है क्या और हम क्या सीखने वाले हैं, और कैसे उन बेसिक्स को इस चैप्टर के मेन हेडिंग, मेन चैप्टर का नेम है, उससे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अपना होता है चेंजेस से। अब आप कहोगे सर चेंजेस तो हमने बहुत पढ़ रखे हैं, चेंजेस मतलब क्या? कि जो बदल गया, मतलब क्या? कि जो बदल गया। आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग कितना बदल जाते हैं, कि उसने मुझसे कहा था कि वो फॉरएवर, एक वर्ड आता है आप लोगों की लाइफ में, जेंसिस जो हो, एक वर्ड आता है लाइफ और एक वर्ड आता है फॉरएवर, कि जीवन भर में साथ रहूंगा। क्या जीवन भर में साथ रहूंगे? ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बाद में बदल जाते हैं या वो बाद में बदल जाता है। तो अब उसी बदलाव को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, दैट इज चेंज। मतलब क्या? ये चेंज, आखिर ये चेंज है क्या? तो बेटा अगर हम बात करें चेंज की, किसी भी चेंज की अगर हम बात करें, तो चेंज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम चेंज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारे पास एक निकल कर आता है केमिकल चेंज, दूसरा निकल कर आता है फिजिकल चेंज। एक हमारे पास केमिकल चेंज आएगा, दूसरा हमारे पास फिजिकल चेंज आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आखिर केमिकल चेंज है क्या, आखिर ये फिजिकल चेंज है क्या, उससे पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन। मैं मानता हूं कि हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत होशियार है, बहुत अच्छे, जो भी है ब्रिलियंट है, लेकिन हमें हर एक उस बच्चे को ध्यान में रख के चलना है जो बच्चा वीक भी है, एवरेज भी है और इंटेलिजेंट भी है। क्योंकि ऐसा नहीं करना है हमें कि हमारे साथ पढ़ने वाले, हो सकते हैं कई सारे हमारे क्लासमेट्स ऐसे हों जो ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और उनको हम उस लेवल से ना उठा पाए। तो आप ये तो भूल ही जाइए, ये क्लास जो रहेगी वो बिल्कुल जीरो से रहेगी, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स हमने इसीलिए उठाए हैं कि जिसको नहीं आता उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो वो जान लो। चेंजेस मतलब किसी भी चीज में होने वाला बदलाव, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस, कुछ भी हो, उसमें जो भी बदलाव हो रहा है वो चेंज है। लेकिन अब हम बात करें कि चेंजेस के टाइप्स, मैंने बताए चेंजेस के बेटा दो टाइप होते हैं। सबसे पहला एक केमिकल चेंज, एक हमारे पास आता है फिजिकल चेंज। अगर हम बात करें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आखिर ये है क्या, तो याद रखना सबसे पहले हम जब देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में, तो वो केमिकल चेंज ही है जो आपको आपके चैप्टर का जो नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे रिलेट करेगा। तो इसको थोड़ा अपन होल्ड करते हैं, इसको अपन थोड़ा यहाँ पर होल्ड करते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज की, कि फिजिकल चेंज क्या है। ठीक है, फिजिकल चेंज की बात करें, दो एग्जांपल लेते हैं फिर बात करते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि अगर मैं सर्दियों की बात करूं, तो सर्दियों में क्या होता है
कि सर सर्दियों में जब भी हमें सर्दी लग रही होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, तो हमने देखा है कि हमारे आसपास जो बुजुर्ग रहते हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, या गली मोहल्ले में 2-3 लोग मिल जाते हैं, तो उन्होंने बढ़िया एक तसले में लकड़ी डाली, लकड़ियों को जलाया और बढ़िया आग जो निकल रही है, जो आग फिर कहते हैं ना हाथ तापना, हाथ सेकना, तो वो कर रहे हैं। अब जो आग जलाकर हाथ ताप रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, उसमें जल क्या रहा है? सर उसमें जल रही है लकड़ी। क्या जल रहा है? कि उसमें जल रही है लकड़ी। क्या लकड़ी जलने के बाद आप उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हो? कैसे नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि लकड़ी जलने के बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाती है। लकड़ी जलने के बाद वो राख में कन्वर्ट हो गई, और वो राख जो थी जिसको हम ऐश बोलते हैं, वो राख वापस से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये फैक्ट है कि वो राख वापस से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम पेपर जलाएं, अगर हम पेपर जलाएं तो क्या वो पेपर वापस से कन्वर्ट हो पाएगा? कि नहीं सर, पेपर जलने के बाद भी राख बन जाएगी और राख वापस से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ऐसे अगर हम बात करें कि कोई इंसान अगर बदल गया, कोई इंसान अगर बदल गया, तो क्या वो बदला हुआ इंसान वापस से उस पर आप विश्वास कर पाओगे? कि सर नहीं, एक बार बदल गया, एक बार धोखा दे गया, अब वापस से मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने कर लिया तो भाई मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो याद रखना, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा चेंज जो चेंज बदल जाए, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव जो वापस से पहले जैसा हो जाए, उसको हम कह देंगे कि वो हमारा फिजिकल चेंज, वो हमारा फिजिकल चेंज है। क्योंकि याद रखना बेटा, फिजिकल चेंज अकेला ऐसा चेंज होता है जो रिवर्स हो सकता है, जो रिवर्स हो सकता है, जो बदल सकता है, जो वापस से पहले जैसा हो सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल दो, हमने बात करते हैं पानी की। पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, हम पानी को जमा दें, हम पानी को अगर जमा दें तो क्या होगा? सर पानी को जमा देंगे बर्फ बन जाएगी, पानी को जमा देंगे बर्फ बन जाएगी, पानी को जमा दिया बर्फ बन जाएगी। सॉलिड से, सॉरी लिक्विड से सॉलिड, बर्फ को पिघला दिया तो लिक्विड बन गई, बर्फ को पिघला दिया तो लिक्विड बन गई, सॉलिड से लिक्विड। लेकिन उसी पानी को उबाल दिया, उसी पानी को गर्म करके उबाल दिया तो वही पानी लिक्विड से गैस। तो हम देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, कैसे यहाँ पर स्टेट का चेंज होना, स्टेट चेंज हो रही है। तो याद रखना, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पर सबसे पहले क्या होती है कि जहां पर सर स्टेट चेंज हो जाए, जहां पर सर स्टेट चेंज हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको याद कर लेना बेटा। कि वो दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि ये एक ऐसा चेंज है जो रिवर्स हो सकता है। आपने जिन चीजों का इस्तेमाल करके या जिन चीजों को बदला है वो वापस से पहले जैसी हो सकती है, ये रिवर्स हो सकता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या? कि इसमें कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसमें कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ये हमारा फिजिकल चेंज है। अब हम बात करते हैं, मैंने पेपर को जलाया, पेपर जलाने के बाद क्या हुआ कि पेपर जलाने के बाद जो राख बनी, वो राख एक नया सब्सटेंस थी। पेपर अलग था, राख अलग है। तो यहाँ पर तो हम कह रहे हैं नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो फिर ये जो राख बनी पेपर की या पेपर को जलाया, वो फिजिकल चेंज है। मैंने बोला कि पानी को उबाला, पानी को उबाला तो क्या बन गया? वेपर बन गया। उस वेपर को ठंडा किया, वापस से पानी बन गया। रहा तो पानी ही, तो कोई नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना? वापस से रिवर्स हुआ कि हाँ हो गया। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। सेकंड, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, हम पानी में नमक को घोल दें, रहेगा तो पानी ही, रहेगा तो नमक ही, तो वो रिवर्स हो सकता है कि हो सकता है। कुछ नया बना कि सर नहीं बना, तो फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघल जाना, मोमबत्ती को पिघला दो क्या बन जाएगी? तो मोमबत्ती को पिघलाएंगे तब भी वैक्स ही रहेगी, तब भी मोम ही रहेगी, हम तब भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कुछ नया नहीं बना, तो ये भी क्या कि सर फिजिकल चेंज। तो हमारा फिजिकल चेंज क्लियर। हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में कि सर केमिकल चेंज के बारे में, अगर ये फिजिकल चेंज में हमने देखा कि जो चीजें रिवर्स हो जाएं या जो चीजें नई सब्सटेंस नहीं बनाएं, वो फिजिकल चेंज थी। तो इसमें क्या इससे मिलता जुलता कुछ बता दो जो हमें याद हो जाए, एक बार समझ लो। पहला पॉइंट, ऐसी चीजें या ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सके। सुनना ध्यान से, ऐसी कंडीशन जहां पर रिवर्स पॉसिबल नहीं हो। दूसरा, यहां पर कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा क्या? बताओ भाई,
मैंने पहले तो बोला था कि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन क्या यहाँ पर बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। याद रखना कि केमिकल चेंज में रिवर्स नहीं होगा, लेकिन नया सब्सटेंस बन जाएगा। रिवर्स नहीं होगा लेकिन नया सब्सटेंस बन जाएगा। और यहाँ पर नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था लेकिन रिवर्स हो रहा था। देखो कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हम दूध से दही बनाएंगे, दूध से दही बनाएंगे, क्या दही को वापस से दूध कर सकते हो? नहीं कर सकते। दही को वापस से दूध नहीं कर सकते, इसका मतलब रिवर्स नहीं हो रहा। दूध का दही बनना, पहले दूध था अब दही है, एक नया सब्सटेंस बन गया। सेकंड, इस बर्निंग ऑफ वुड, मैंने बता दिया, लकड़ी का जलना, लकड़ी को जलाकर राख में बदलना, लकड़ी थी अब राख बन गई तो नया सब्सटेंस बन गया। प्लस राख को वापस से लकड़ी नहीं कर सकते तो रिवर्स नहीं हो सकता। सेकंड, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में एक बार जंग लग गई तो क्या वापस से उस जंग के पाउडर को, जो ब्राउनिश पाउडर लेयर बन जाती, उसको वापस से आयरन में कन्वर्ट कर पाओगे? ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो रिवर्स नहीं हो पा रहा। क्या उससे कुछ नया बना? तो बिल्कुल बना। आयरन में जंग लगी तो हमें एक रस्टिंग पाउडर मिला। थर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पचने के बाद होता क्या है? एनर्जी बनती है, तो कुछ नया बना। क्या उस बनी हुई एनर्जी को वापस से खाने में कन्वर्ट कर पाएंगे? ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वो रिवर्स नहीं हो रहा। तो आई थिंक अब आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में इजीली समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। इतना क्लियर हो तो बता दो भाई, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट आ रहा हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ सर अभी हमें ये डाउट है, तो उसको हम फटाफट से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने जान लिया कि जो हमारे पास चेंज थे वो दो टाइप के थे, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जहां पर कोई भी चीज रिवर्स हो रही थी। क्या बताओ भाई, मैं दो कंडीशन लिख रहा हूं, एक रिवर्स एक न्यू सब्सटेंस। फिर से भाई, एक रिवर्स और एक न्यू सब्सटेंस। बताओ मैंने क्या बताया था? आपने बताया था कि फिजिकल चेंज में रिवर्स हो सकता है, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंज में रिवर्स नहीं हो सकता लेकिन नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। तो ये हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लिए। अब बेटा हम आगे बात करते हैं कि केमिकल चेंज से या केमिकल चेंज को पढ़ने के बाद किस तरह से हम इस चैप्टर के नाम को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझेंगे। इस चैप्टर के नेम को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझेंगे। कैसे? समझो, केमिकल चेंज जो हुआ, जो केमिकल चेंज हुआ, उस केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बना। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने लकड़ी ली, मैंने लकड़ी को जलाया, जलाने से क्या बनी कि सर ऐश बनी, राख बनी। क्या? ऐश बनी, राख। ओके ठीक है, लकड़ी ली, लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाकर हमें राख मिली, लेकिन ये केमिकल चेंज तो हो गया कि लकड़ी एक सब्सटेंस थी, उससे एक नया सब्सटेंस बना, तो ये हमारा केमिकल चेंज तो है, रिवर्स नहीं हो सकता, तो केमिकल चेंज तो है। लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन से कैसे रिलेट करें? याद रखना, केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है, केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है, कि लकड़ी ली, लकड़ी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, क्योंकि हम जानते हैं बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं हम, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, कंबशन जो होता है, फ्लेम जो होती है, वो बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। अगर बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है तो क्या लकड़ी जल पाएगी बिना ऑक्सीजन के? इसे बिल्कुल नहीं जल पाएगी। तो अगर लकड़ी बिना ऑक्सीजन के नहीं जल पाएगी तो लकड़ी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लकड़ी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है। तो ये जो प्रोसेस है, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, और उसका ऐश में कन्वर्ट हो जाना, उसका राख में बदल जाना, यही प्रोसेस आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। यही प्रोसेस आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में लकड़ी जली, जलकर राख में बदली, तो वो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक नया सब्सटेंस राख से एक नया सब्सटेंस लकड़ी से बना, एक नया सब्सटेंस लकड़ी से बना। आया बात? समझ में नहीं आया? एक और देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मिल्क लिया, ठीक है, मैंने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मैंने मिल्क को
कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया तो क्या विद इन अ सेकेंड काम हो जाएगा कि दूध से दिया डायरेक्ट दही, दूध से डायरेक्ट दही पॉसिबल है? कैसे नहीं, हमें कुछ घंटों के लिए उसको रखना पड़ेगा। तो कुछ घंटों के लिए उसमें रखा तो मिल्क में जो चेंजेस आए उस चेंजेस के लिए हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ा, उसके बाद जाकर हमें कर्ड मिला। तो वो जो प्रोसेस था, जिस टाइम में मिल्क में चेंजेस हो रहे थे और वो चेंजेस बाद में क्या बन गया कि उस चेंजेस से बाद में मिल्क कर्ड बन गया, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी यही हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। कोई डाउट बेटा? किशन नहीं। एक एग्जांपल और दे दो फिर हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। एग्जांपल लेते हैं आपकी डेली लाइफ से। हमने एक आयरन पीस लिया, एक आयरन की रॉड ले लेते हैं। इस आयरन की रॉड को हम खुले में छोड़ देते हैं छत पर। खुले में छोड़ने से क्या होगा कि बारिश का मौसम चल रहा है, मॉइस्चर, बारिश का मौसम चल रहा है तो मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सभी आपको एनवायरनमेंट में मिल जाएंगी। और जैसे ही ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर और वाटर इस आयरन के कांटेक्ट में आएंगी, आयरन लगातार गीला होगा सूखेगा, गीला होगा सूखेगा, तो धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, धीरे धीरे इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन जाएगी। क्या हो जाएगा? एक ब्राउनिश लेयर बन जाएगी। मतलब क्या? कि सर जंग लग जाएगी, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर जंग लग जाएगी। तो वो जो जंग लगी हुआ क्या उसमें कि सर हमने आयरन के टुकड़े को छोड़ा, मॉइस्चर मिला या पानी मिला और ऑक्सीजन मिला, तो मिलने से धीरे धीरे आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर बनने लगा। और ब्राउन कलर के पाउडर बनने के साथ साथ हमारा आयरन वीक पड़ गया, हमारा लोहा कमजोर हो गया, स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, वो खराब होने लगा। तो ये क्या है कि ये जो पूरी प्रोसेस थी, ऑक्सीजन का मिलना, वाटर का मिलना और वाटर ऑक्सीजन का मिलने से आयरन का खराब होना, उस पर रस्ट लगना, ये पूरी प्रोसेस ही आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। बस और कुछ नहीं। अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टफ है, कुछ नहीं है। बस वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में किसी एक सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बने, वही प्रोसेस आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। एंड दैट्स इट। अब बात आती है कि हमने चैप्टर के नेम में केमिकल रिएक्शन को तो पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन भी तो वर्ड आया था, एक आया था केमिकल रिएक्शन, दूसरा वर्ड क्या आया था? कि सर दूसरा वर्ड आया था हमारा इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्या है? तो बेटा याद रखना, मैंने क्या बोला था कि सर आपने बोला था अभी रिएक्शन के बारे में कि किसी भी सब्सटेंस का नए सब्सटेंस में जब चेंजमेंट होता है, किसी सब्सटेंस का नए सब्सटेंस में चेंजमेंट होता है और चेंजमेंट में जो पूरी प्रोसेस इस्तेमाल होती है वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो इसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है, इसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है, जो इसका रिटन फॉर्म होता है, वही हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। और ये भी खत्म। तो मतलब क्या? तो मतलब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती, कैसे होती, कहाँ काम करती, कैसे पहचानेंगे और उनको कैसे लिखेंगे, ये हमारा चैप्टर है। आई थिंक आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन और कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने ये तो जान लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। हाँ सर, हमने जान लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आगे देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन involves rearrangement of atoms, breaking bonds, reactants and forming new bonds in product। मतलब क्या? कि मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या करती है कि किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट में चेंजेस लेके आती है और उस चेंजेस के दौरान उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। तो वो जो नया सब्सटेंस बना वही हमारी प्रोसेस क्या कहलाई? वही प्रोसेस हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाई। याद रखना कि मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या था कि कुछ सब्सटेंसेस होते थे, जो सब्सटेंस चेंज होकर एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए,
तो वो क्या था कि वो केमिकल रिएक्शन थी। अब समझना इस बात को बेटा ध्यान से, मैंने कहा था कि आयरन लिया था, लोहे का टुकड़ा लिया, उसको ऑक्सीजन मिली, उसको वाटर मिला, तो वो कन्वर्ट किसमें हो गया, वो कन्वर्ट हो गया रस्ट में। क्या बन गया कि सर रस्ट बन गई, जंग बन गई, जंग वाला जो पाउडर बनता है ऊपर ब्राउन 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 सा। अब देखिए इसमें कि आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, इन सभी में रिएक्शन, इन सभी में क्या हुआ कि सर इन सभी में रिएक्शन हुई। तो इन सभी में अगर रिएक्शन हुई है तो ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे कि सर ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। जिनमें रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। वो कहलाएगा प्रोडक्ट। मतलब क्या कि जिनमें रिएक्शन हो रही है, जिनको हम चेंज कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट है, और जो नया सब्सटेंस बना वो प्रोडक्ट। और इसके बीच में जो पूरी प्रोसेस हुई वो हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं अपने चार्ट को। क्या लिखा था कि रिएक्टेंट, क्या लिखा था बेटा कि सर रिएक्टेंट से क्या बना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन उसके बीच में क्या आ गया कि उसके बीच में केमिकल रिएक्शन आ गया। मतलब क्या कि रिएक्टेंट्स मतलब कि वो सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस को हम रिएक्ट करवाएंगे, या जिन सब्सटेंसेस को हमें चेंज करना है, या जिन सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। इनको लिया, इनको लेने के बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की हमने, और जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की तो उसके बाद हमें क्या मिला, हमें एक नया सब्सटेंस मिला, और वो नया सब्सटेंस कहलाएगा प्रोडक्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट पढ़े हमने, पहला पार्ट रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट। तो याद रखना रिएक्टेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा, कोई भी सब्सटेंसेस जब आप लोगे उनकी रिएक्शन करवाओगे, कोई सब्सटेंस जब आप लोगे उनकी रिएक्शन करवाओगे, तो हमेशा याद रखना कि वो दो से कम नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ही लेने पड़ेंगे आपको, तब केमिकल रिएक्शन होगी। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, वो या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा, या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा। याद रखना केमिकल रिएक्शन के दौरान लिए जाने वाले रिएक्टेंट्स की मात्रा या संख्या कम से कम दो, मिनिमम दो या दो से ज्यादा, और बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या कम से कम एक या एक से ज्यादा। बस ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। कि सर केमिकल रिएक्शन हो गई, अब मैं इसको पहचानूं कैसे, मैं पहचानूं कैसे कि आखिर जो मेरे सामने हो रहा है, जो प्रोसेस चल रही है, वो केमिकल रिएक्शन ही है, मैं इसे कैसे पहचानूं। तो इसको पहचानने के लिए मैं आपको 5 हिंट दे रहा हूं, मैं इसको पहचानने के लिए आपको 5 हिंट दे रहा हूं। सबसे पहला हिंट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड आता है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ आता है चेंज इन कलर, एंड फिफ्थ आता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। ध्यान से समझना, मैंने पहले क्या बोला, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना, कि रिएक्शन के दौरान गैस निकल सकती है। जैसे कि आपने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी जब जल रही थी, वो रिएक्शन हो रही थी, उस दौरान धुआं निकल रहा था। क्या निकल रहा था कि धुआं निकल रहा था। वो धुआं क्या है, गैस है कार्बन की। तो समझ लेना कि जब गैस निकले तो रिएक्शन हो रही। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब क्या कि प्रेसिपिटेट समझ लो, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में ना घुले। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में ना घुले। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में ना घुले, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाए, कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो पानी में ना घुले, तो वो भी एक रिएक्शन कहलाएगी, और वो जो सब्सटेंस बना है वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज होना। हमने लकड़ी को जलाया था, लकड़ी को जलाने से आसपास का एनवायरनमेंट गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। आ रहा समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा हम देखते हैं घरों में पहले के टाइम पे क्या होता, चूना जो होता था, उस चूने वगैरह को इस्तेमाल करके चूने से पुताई होती थी। गांव वगैरह में कई जगह पे आज भी होती है। तो चूने से पुताई कैसे करें,
तो चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो वो चूना जो उबलने लगता है, बबल्स आने लगते हैं, एकदम से हीट इवॉल्व होती है, पूरी बाल्टी गर्म हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चूने को जैसे ही पानी में डाला तो उसमें से हीट निकली, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। तो अगर ऐसा हो रहा हो, समझ जाओ केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ पॉइंट, कलर का चेंज होना। कलर का चेंज होना, लोहा किस कलर का था? सर ब्लैक था। कैसा था? सर ब्लैक था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई ऑक्सीजन और वाटर की, उसमें जंग लगी, तो जंग का कलर कैसा? ब्राउन। जंग का कलर कैसा? ब्राउन। ब्लैक से ब्राउन बन गया, चेंज हुआ है। कौन सा? कैसा? केमिकल रिएक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि कलर का चेंज हुआ है। अगली बार अगर हम बात करें कि जब भी हमें ब्लैक कलर का लोहा मिल जाए उसमें ब्राउन कलर की जंग लगी, समझ जाना क्या हुआ है? ऐसा रिएक्शन, क्योंकि लोहा होता है ब्लैक, दिख रहा है ब्राउन, मतलब कलर का चेंज होना, केमिकल रिएक्शन। लास्ट पॉइंट है चेंज इन फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट का चेंज होना, फिजिकल स्टेट का चेंज होना। लेकिन बेटा ये टॉपिक जो है, ये वाला पॉइंट, इसको आप इतना ज्यादा मत समझना, क्योंकि अकेला अगर आप फिजिकल स्टेट देखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो केमिकल रिएक्शन ही है कि नहीं है। क्योंकि अकेला फिजिकल स्टेट अगर आप देखोगे तो भाई बर्फ भी तो पानी में बदलती है, बर्फ भी पानी में बदलती है, लेकिन रहेगा पानी ही, कुछ नया नहीं बना। स्टेट चेंज हुई है तो वो तो फिजिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज है, तो फिर केमिकल रिएक्शन कैसे हुई? उसमें नहीं हुई, वो केमिकल चेंज है ही नहीं। तो यहाँ आप गलत हो गए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर आप अकेला फिजिकल स्टेट देखोगे, अगर आप अकेला फिजिकल स्टेट देखोगे तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तब भी वो वाटर है, जमाने के बाद जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया वो आइस बना तब भी वो वाटर है, मतलब कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। तो केमिकल चेंज कि सर केमिकल चेंज भी नहीं हुआ, तो केमिकल रिएक्शन कि सर केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुई, तो ये कौन सी थी? सर फिजिकल चेंज था। लेकिन हमने तो लिखा है कि फिजिकल स्टेट का चेंज होना, तो वो बिल्कुल मैंने क्या बोला कि फिजिकल स्टेट का चेंज होना, अगर आप अकेला यही देखोगे पॉइंट तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। तो हमें इसके साथ साथ हमें इन चारों में से भी कोई एक पॉइंट देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या? कि गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट का बनना, टेम्परेचर का चेंज होना और कलर का चेंज होना। अगर इन पॉइंट्स में से हमें कोई पॉइंट दिख जाए तो समझ जाना कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आज हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, चेंजेस के बारे में जाना, और केमिकल रिएक्शन कैसे पहचाने तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने जाना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारी केमिकल इक्वेशन है या फिर जो केमिकल रिएक्शन है उसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और हमें क्या देखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन कैसे काम करती है, कैसे बनती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो अगली क्लास को मिस मत करना। एवरी क्लास इज लिंक्ड विद अनदर, हर एक क्लास दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी प्रिपरेशन ही हमारा रिजल्ट है, और हम जानते हैं क्लास को लेते रहिए, लिंक बाय लिंक, एक करके सब लेते रहिए, मिस मत करना। तो आपके 95% या प्लस कोई नहीं रुक सकता। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।